वेलकम स्टूडेंट्स। आज से हम अपना एक नया वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सेट 2024 के दिए गए प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए मेरे पास जो सेट दिया गया है वो सेट डी रहने वाला है और सेट डी में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर पूरा 60 तक के जितने भी रियल और लीनियर के प्रश्न थे उनको सॉल्व कराऊंगा। एक और चीज़ आप ध्यान देना कि मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें एनालिसिस किया था कि कितने प्रश्न इजी है, हार्ड है या फिर मीडियम है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन जब आप देखोगे तो आपको ये समझना है कि अगर किसी क्वेश्चन को हार्ड बोला जा रहा है तो भी उसको बनाने का कुछ ना कुछ टेक्निक होता है। तो आपको टेक्निक को समझना है, आपको सिर्फ सॉल्यूशन से मतलब नहीं है। आपको ये समझना है कि अगर ये क्वेश्चन घर में मैं बना रहा हूँ और मेरे से अगर इजीली सॉल्व हो जा रहा है, देखिए एग्जाम का हॉल का प्रेशर तो अलग रहता है, ये मैं मान रहा हूँ, लेकिन एग्जाम हॉल में भी आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। तो आप टफ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। तो आपको समझना है कि ऐसा क्या वहाँ पर दिमाग लगाया जाता कि ये क्वेश्चन बन सकता था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो टफ क्वेश्चन है, मीट्रिक स्पेस का ये क्वेश्चन है और थोड़ा टफ क्वेश्चन है। देखिए आपके पास स्टेटमेंट दिया गया है, लेट डी फ्रॉम आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर टू आर डिफाइंड एज, यहाँ पर मीट्रिक को डिफाइंड किया गया है डी एक्स वाई इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस x2 का मॉड और कॉमा करके दिया गया है x1 माइनस y1 का मॉड और x2 माइनस y2 का मॉड। इन दोनों के मॉड में जो मैक्सिमम होगा वो वैल्यू आपको लेना है और आपको बोला गया है, ठीक है, कि देन द यूनिट बॉल b ऑफ 01 हैज़ अ ज्योमेट्रिक शेप, ठीक है। तो b01 इसका जो शेप रहेगा, इसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो किस प्रकार से आपको वो शेप मिलेगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि B01 का मतलब क्या है। B01 का मतलब क्या है, 0 का मतलब है सेंटर एट 0 0, ठीक है, और रेडियस एट 1। तो 0 से 1 रेडियस का जो आप बॉल बनाओगे, ठीक है, जो जब आप मीट्रिक स्पेस में काम करते हो तो आपके पास इंटरवल नहीं होता, आप एक बॉल बनाते हो, ठीक है। तो उस बॉल का शेप क्या रहेगा ये आपको बताना है, ओके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, जैसे कि B ऑफ 0, 0, 1, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये वो कैसा होगा ये आपको समझना है। मेन यहीं पर काम था, अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझ जाओगे तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। मीट्रिक स्पेस का ये क्वेश्चन है, जिसने मीट्रिक बहुत अच्छे से पढ़ा है वही इस क्वेश्चन को बना पाया होगा, ठीक। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बना है तो बिल्कुल भी उदास होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन से आप हेल्प लीजिए कि फ्यूचर में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए B00, ठीक है, (1) ये किस प्रकार से डिफाइंड किया गया है, वो सारे x1 x2 आएंगे हमारे सेट में, ठीक है, जिनका डिस्टेंस 0 से कितना हो जाए, 1 रेडियस तक रहे, 1 से लेस हो जाए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम इसको यहाँ पर अरेंज करके लिखेंगे। हमारे पास ऐसा मीट्रिक दिया गया था और इस प्रॉपर्टी को जब मैं लिखूँगा तो किस प्रकार से वो डिफाइंड होगा इसको समझ के लिखिए। ये हो जाएगा x1 x2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट, ये हो जाएगा आपके पास मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस, देखिए y1 और y2 की वैल्यू 0 0 दी गई है, ठीक है। तो y1 और y2 की जगह सिर्फ आपको 0 पुट करना है, ये हो गया, कॉमा ये हो जाएगा x2 माइनस 0 का मॉड, ठीक है, इज़ लेस देन 1, ठीक है। ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर से जब आप इसको अलग अलग करके जब इसको कंपेयर करेंगे तो ये किस प्रकार से आपके पास मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा आपके पास x1 x2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट, देखिए मैक्सिमम निकालना है आपको, तो क्या हो जाएगा, ये x1 का मॉड इज़ लेस देन 1 और x2 का जो मॉड है वो लेस देन 1, कुछ इस प्रकार से ये आपको मिलने वाला है। क्लियर है? तो चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, देखिए अगर ये वाला आपका x1 है और ये वाला आपका x2 है तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, देखिए सेंटर से, देखिए x1 का मॉड 1 से छोटा है तो ये कहीं पर यहाँ पर 1 होगा, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ पर अगर -1 है तो ये वाला लाइन आ जाएगा। वैसे ही x2 में अगर यहाँ पर अगर आपके पास 1 रहेगा और यहाँ पर -1 तो कुछ इस प्रकार से ये आएगा और इस प्रकार से ये, तो आपको जो ग्राफ मिलेगा, ठीक है, जो एक्चुअल जो आपको ग्राफ मिलेगा वो किस प्रकार से हमारा, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से आपको मिलने वाला है। ये आपका सेंटर है, ये आपका 1 है। तो अब देखिए ये जो आपको ग्राफ मिला है, जो शेप मिला है वो किसके जैसा दिख रहा है, आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो, ठीक है। ये दिया गया है स्क्वायर हुज साइड्स आर पैरेलल टू x एंड y एक्सिस, देखिए x एंड y एक्सिस, ठीक है। देखिए x1 x2 से कंफ्यूज मत होना, ये x और y एक्सिस ही है, ठीक। तो ये देखो जो पैरेलल है वो y एक्सिस के है और ये वाला जो पैरेलल है वो x एक्सिस के है। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। बी बोला है आर्बिट्री स्क्वायर मिलेगा, कोई सा भी स्क्वायर मिल सकता है, नहीं कोई सा भी स्क्वायर नहीं मिल सकता, जो स्क्वायर मिला है हमको, ठीक है, उसका जो डिस्टेंस कितना है 1 रेडियस है। बोला सर्कल मिलेगा, सर्कल तो है ही नहीं है।
और बोल रहे हैं आर्बिट्री पैरेललोग्राम, तो ये तो आपका समांतर चतुर्भुज भी नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा टफ क्वेश्चन था ये, लेकिन आपको समझना है कि आपको जो मीट्रिक दिया गया था उसकी हेल्प से हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जैसे 0-1, बहुत सारे स्टूडेंट्स 0-1 को क्या करना था वो नहीं समझ पाए हैं, तो आपको इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको जरूर बना पाओ, इतना आपको प्रिपरेशन रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपका सीक्वेंस और सीरीज़ का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। ये इसको मैं इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में रखता हूँ क्योंकि इसका लिमिट बहुत आसानी से निकाला जा सकता था। देखिए आपको लिमिट फाइंड करना है n टेंडिंग टू इन्फानाइट n फैक्टोरियल की पावर में 1/n दिया गया है और उसका इन्वर्स है, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम ये इन्वर्स की वजह से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको गलत किए हैं। तो इसका जब आपको इन्वर्स निकालना है तो आप जानते हो कभी भी आपको लिमिट निकालना रहता है तो आपको बेसिक रिजल्ट होता है आपके पास कॉशी का आप यूज़ कर सकते हो इस वाले क्वेश्चन में। जैसे मान लीजिए मैं इसका लिमिट मान लेता हूँ L है, ठीक है। तो जब मैं इसका इन्वर्स को उधर करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट n/n फैक्टोरियल की पावर, इसको मैं 1/n करके लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू L की पावर -1 आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया कि ये इन्वर्स को मैं उधर ले गया हूँ, अब मेरे को आराम से इसका लिमिट निकाल लेता हूँ, जो भी आएगा इन्वर्स को वापस से लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर दूंगा, ठीक है। अब इसको आप ध्यान से देखोगे तो हम जानते हैं कॉशी सेकंड थ्योरम से, वो क्या कहता है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट an+1/an अगर L है तो उससे क्या इम्प्लाई होता है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट an की पावर 1/n की भी लिमिट L होगी। ये आपका कॉशी सेकंड थ्योरम बोलता है, तो इसी का हेल्प हमको लेना है, ठीक है। इसका लिमिट निकालूंगा, यदि L आ गया तो इसका लिमिट भी आपका L आने वाला है। तो मेरे को ध्यान रखना है कि इसको मेरे को चेंज करके लिखना है पूरे का पावर 1/n, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको आप समझिए, यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट, अगर मैं इसको n/n फैक्टोरियल की पावर में पूरे की घात अगर मैं 1/n लिखना चाहता हूँ तो मेरे को यहाँ पावर में n लगाना पड़ेगा, तभी मैं इसको होल पावर 1/n करके लिख पाऊंगा। क्लियर है, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ। अब का कुछ नहीं, अब आपको डायरेक्ट इसका लिमिट निकाल लेना है। देखिए अब आपके पास an का मान क्या हो गया, an की वैल्यू हो गई आपके पास n की पावर n/n फैक्टोरियल, an+1 आपके पास हो जाएगा n+1 की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 फैक्टोरियल। अब सिंपली आप उसका लिमिट निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट an+1, ये हो जाएगा n+1 की पावर में n+1 डिवाइडेड बाई n+1 फैक्टोरियल। जब आप इसको नीचे रखोगे तो पलट के मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। इतना तो आप समझ जाओगे, n की पावर n, ये हो गया। क्लियर है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट n+1 की पावर में n+1 इंटू n फैक्टोरियल। आप इस n +1 फैक्टोरियल को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कम करके, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा n की पावर n, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट n+1 की पावर n बाई n की पावर n। तो इसे कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं n+1 डिवाइडेड बाई n पूरे की घात n लिखा जा सकता है। क्लियर है, अब इसको और अलग करके लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपके पास लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट 1+1/n की पावर में n, और हम जानते हैं इसका वैल्यू कितना होता है, e आता है। क्लियर है, इसका वैल्यू ये आ गया, e इज इक्वल टू क्या हुआ, L इनवर्स, तो L का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/e, तो L की वैल्यू हो गई 1/e। क्लियर है, और अच्छे से समझ में आ रहा है भाई, क्योंकि बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ। कोई मेरे को कमेंट किया था सर आप पढ़ाते तो अच्छा हो लेकिन लिखते बहुत छोटा छोटा हो, तो इसलिए बड़ा बड़ा लिखने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो L की वैल्यू आ गई 1/e, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ओके, तो आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास अगेन मीट्रिक स्पेस का क्वेश्चन दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है अ मीट्रिक डी इंड्यूस्ड बाई अ नॉर्म ऑन नॉर्म स्पेस x सेटिस्फाइज। तो आपको मीट्रिक बनाना है जो, ठीक है, मीट्रिक इंड्यूस्ड हो रहा है नॉर्म से, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी रखेगा ये आपको बताना है। तो अगेन ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए प्रॉपर्टी तो बेसिक है लेकिन इतना डीप हम लोग पढ़ते नहीं हैं, जैसे कि मीट्रिक में नॉर्म से इंड्यूस्ड मीट्रिक ऐसा होगा, इसकी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसको मैं इसलिए थोड़ा टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में रखा हूँ,
ठीक है। लेकिन जिसने नॉर्म अच्छे से पढ़ा है, जिसको मीट्रिक का अच्छा नॉलेज है, उसके लिए एवरेज क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है डी, ठीक है। आप x प्लस ए निकालो, y प्लस ए निकालो, वो इक्वल होता है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y। और अगर वो अल्फा x और y के मल्टीपल में दिया गया है तो उसको मॉड करके हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। ऐसे हमने बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में सॉल्व किए थे, ठीक है। आंसर की में मैंने इसको बताया था कि 4 ऑप्शन डिस्कार्ड हो जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, एक ऑप्शन को मैं गलत सॉल्व कर रहा था, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको दिया गया लिमिट इंफीरियर ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट, ठीक है, लिमिट एक्स एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको आप कैसे बनाओगे, आपको एक काउंटर एग्जाम्पल लेना है, काउंटर एग्जाम्पल लेके आप इसको बना सकते हो, ठीक है। तो बोल रहा है कि कोई सीक्वेंस है, उसका लिमिट इंफीरियर 0 आ रहा है, तो आप एक सीक्वेंस ले लीजिए आप 0 1। अच्छा, एक और चीज़ बोला गया है, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ नॉन निगेटिव रियल नंबर, मतलब आप 0 ले सकते हो लेकिन निगेटिव नंबर नहीं ले सकते, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यही गलती मैं कर रहा था, इसलिए सारे ऑप्शन डिस्कार्ड हो जा रहे थे। तो 0 1 0 2 0 3 इस प्रकार से ये मेरा सीक्वेंस हो गया, ठीक है। अब मैं इस सीक्वेंस का लिमिट इन्फीरियर लेता हूँ। लिमिट इन्फीरियर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ इन्फीमम। इस सेट का इन्फीमम क्या हो जाएगा 0। इस पहले एलिमेंट को हटाओगे तो भी इन्फीमम 0 आएगा, दूसरे एलिमेंट को हटा के लोगे तो भी 0 आएगा। ऐसे करते करते इसका इन्फीमम हमेशा 0 आता जाएगा और इसका सुप्रीमम क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये जो मेरे पास सेट दिया गया था उसका लिमिट इन्फीरियर मेरे को 0 मिल गया, इसको कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, हर एक n का स्क्वायर कर देता हूँ। तो जब मैं ये अगर मेरा xn है, तो अगर मैं xn स्क्वायर निकालूंगा तो मेरे को किस प्रकार से मिलेगा 0 1 0 4 0 9 इस प्रकार से मेरे को ये सेट मिलने वाला है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि उसका लिमिट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको आप समझना, यहाँ पर क्या बोल दिया कि इसका लिमिट 0 आ जाएगा। अगर लिमिट 0 आ रहा है किसी भी सीक्वेंस का, किसी भी सेट का अगर लिमिट 0 आता है तो उसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर इक्वल आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसका लिमिट इन्फीरियर कितना आ रहा है, इसको आप देख लो, या ऐसा भी देख लो, इस ये बोर्ड है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इसको ऐसा चेक करने की भी जरूरत नहीं, इसको आप देखिए, ये बोर्ड है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, वो 0 हो रहा है। भाई ये जो सीक्वेंस मेरे को दिया गया है, ये किस प्रकार से 0 1 0 4 0 9, ये तो मोनोटोनिक, ये क्या है, ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस है, ऑक्सीलेट इन्फिनाइट हो रहा है, तो ये तो कभी भी आपका कन्वर्ज होगा ही नहीं, तो इसकी लिमिट तो कभी 0 जाएगी ही नहीं, ठीक है। इसलिए पहला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई ये चीज़, कैसे हमने इस चीज़ को बनाया है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना था, टफ क्वेश्चन ही जैसा है ये भी। लिमिट इन्फीरियर आपको दिया था, तो आपको ने एक सीक्वेंस लिया जिसका लिमिट इन्फीरियर 0 आ रहा था। अब इसको लिमिट चेक करना है, लिमिट अगर एग्जिस्ट हो रही है इसका मतलब क्या है, वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो वो किसी एक फिक्स पॉइंट की तरफ जा रहा होगा, कहाँ, xn का स्क्वायर। लेकिन मैं xn के स्क्वायर को देख रहा हूँ, ये तो मेरा 0 1 0 4 0 9, ये तो ऑक्सीलेट होते होते बढ़ते जा रहा है, ऑक्सीलेटरी इन्फिनाइट हो रहा है। तो ऑक्सीलेटरी इन्फिनाइट का लिमिट कभी भी 0 तो आएगा नहीं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका डिस्कार्ड हो गया। क्लियर है। अगेन ऑप्शन नंबर सी, इसी एक काउंटर एग्जाम्पल से ऑप्शन नंबर सी भी आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। क्या बोल रहा था, लिमिट इन्फीरियर यदि 0 आ रहा है तो xn जो है बाउंडेड होगा। देखिए लिमिट इन्फीरियर हमारा 0 आया है इसी सीक्वेंस में, ठीक है, लेकिन ये आपका बाउंडेड है क्या, ये तो 0 1 0 2 0 3 करके राइट साइड से बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, तो ये अनबाउंडेड है, ठीक है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो आपका डेफिनेटली डिस्कार्ड हो गया। अब आपको बी और डी में से किसी एक और डिस्कार्ड कर देना, फिर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब ऑप्शन नंबर हम लोग डी पे चलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, देखिए ये क्वेश्चन मेरे सॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे एक स्टूडेंट ने इसको सॉल्व करके मेरे को बताया कि सर ये ऐसे सॉल्व होगा, तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को डिस्कार्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं इसको घर में बना रहा हूँ, फिर भी मेरे से कई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, तो एग्ज़ाम हॉल में वो जो प्रेशर था उसमें सॉल्व करना तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो देखिए आपके पास बोला गया है कि यदि xn के स्क्वायर का जो लिमिट है यदि 4 से बड़ा आ रहा है तो लिमिट सुपीरियर ऑफ xn भी 4 से बड़ा होगा। ये आपको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, ये ऐसा होगा बोल रहा है, ठीक है। तो मैंने सीक्वेंस ले लिया xn की वैल्यू 2.5 आती है व्हेन n इज इक्वल टू ऑड है, और 3 आती है व्हेन n इज इक्वल टू इवन है। यदि मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, 2.5 का स्क्वायर 6.25 हो जाएगा व्हेन n इज ऑड, और 9 व्हेन n इज इवन। अब मैं निकालने की कोशिश करता हूँ xn, ये इसका लिमिट निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सॉरी यहाँ पर ना लिमिट सुपीरियर है, लिमिट इन्फीरियर है, ठीक है। तो लिमिट इन्फीरियर मैं निकालता हूँ, लिमिट इन्फीरियर ये क्या हो जाएगा, लिमिट इन्फीरियर हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ इन्फीमम ऑफ दिस। तो इसका इन्फीमम क्या होगा, क्लियरली दिख रहा है 6.25
6.25 ही बार बार आते जाएगा। इसमें मेरे को लगता है कि आप एक्सपर्ट हो गए होंगे लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर निकालने में। अब इसका सुपीरियर निकालोगे तो ये जाएगा 6.25 विच इज़ ग्रेटर देन 4। तो मेरा पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। मैंने सीक्वेंस के स्क्वायर्स का जो लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर निकाला है वो आपका 4 से बड़ा आ रहा है। तो क्या मेरे जो सीक्वेंस है उसका लिमिट सुपीरियर भी 4 से बड़ा होगा, ये चीज़ मेरे को चेक करना है। तो मैं लिमिट सुपीरियर निकाल लेता हूँ, ये हो जाएगा इन्फीमम ऑफ सुप्रीमम। अब इसका सुप्रीमम क्या हो जाएगा 3, अगेन 3 आते जाएगा, अब उसका इन्फीमम हो जाएगा 3 विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 4। क्लियर है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी भी डिस्कार्ड हो जाएगा। सो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास ये इंटीग्रल दिया गया है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। यहाँ पर कहीं बोला नहीं है कि आपको यहाँ पर लाप्लास यूज़ करना है, बीटा गामा फंक्शन यूज़ करना है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको लाप्लास से भी बना सकते थे, बीटा गामा फंक्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको ये एक्स स्क्वायर है इसको टी मान लेते हैं। जब मैं एक्स स्क्वायर को टी मानूंगा तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा √t, और तो डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 √t dt, ठीक है। लिमिट भी चेंज करेंगे, जब मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो t की वैल्यू मेरे को 0 मिलेगी, और x की वैल्यू इन्फिनाइट रखने से t की भी वैल्यू इन्फिनाइट मिलेगी। तो इंटीग्रेशन में तो कोई खास असर पड़ने नहीं वाला है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनाइट ही रहेगा आपके पास, e की पावर -t, और 1/2 को आप बाहर निकाल के लिख दीजिए, और आप इसको t की घात कैसे लिख सकते हो -1/2 dt, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर है। चलिए इसका फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनाइट e की पावर -x, ठीक है। मैं -x के टर्म्स में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको आप t से रिप्लेस कर सकते हो, -x t की पावर n-1 dx, इसकी वैल्यू होती है गामा n-1, ठीक है। सॉरी गामा n-1 नहीं होता, गामा n होता है, ठीक, हाँ गामा n होता है ये वाला, ठीक है। अब आप इसको कंपेयर करिए, तो सबसे पहली चीज़ तो हाफ को भूलना मत, ठीक है। मैक्सिमम टाइम गलती ये होता है कि यहाँ पर हाफ आपको दिया गया है ना, हाफ को यहाँ पर रख लेना पहले तो। और अब जब आप इसको कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू क्या निकलेगी, तो कंपेयर किस प्रकार से किया जाता है, n-1 इज इक्वल टू -½ तो n की वैल्यू कितने हो जाएगी, हाफ, ठीक है। ये वाले टर्म को आप कंपेयर कर दो इसके पावर से, तो n का वैल्यू हाफ मिल गया। तो आपको जो फाइनल आंसर मिलने वाले उसमें क्या आ जाएगा, गामा हाफ, और ये पहले से आपको हाफ दिया गया है, ठीक है। और गामा हाफ की वैल्यू कितनी होती है, √π/2। क्लियर है। तो इस तरीके से करेक्ट ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो मेन यही था यहाँ पर कि आपको गामा मतलब इस क्वेश्चन को समझना है कि कैसे मैं इसको आपका बीटा गामा फंक्शन में चेंज करके लिखूँ और वहाँ से मेरा डायरेक्टली ये सॉल्व हो जाए, ठीक है। एक इसका लाप्लास के थ्रू भी सॉल्व करने का एक मेथड होता है, लेकिन वो थोड़ा टफ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक मीडियम क्वेश्चन बोला जा सकता है अगर आपको टेक्निक पता चल जाए। देखिए भाई, अगर आपको टेक्निक पता है तो सारे क्वेश्चन आपके लिए इजी और मीडियम हो जाएंगे, टेक्निक नहीं पता तो हार्ड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये थोड़ा सा सस्पेक्टेड क्वेश्चन है। ये कैसे है मैं बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि a सेट ऑफ इंटीजर्स है, j सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, फिर एक मैपिंग दिया गया है नेचुरल नंबर से इंटीजर्स के सेट में। तो a काउंटेबल कब होगा बोला है, तो हम तो जानते हैं कि z काउंटेबल होता है, तो यहाँ पर काउंटेबल कब होगा ये तो बोलने का बात ही नहीं है। यहाँ पर उसको ये बोलना था, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होना था कि a को नहीं बताना था कि वो इंटीजर है, a बस उसको ये बोलना था कि एज अ सेट दिया गया है, और फिर पूछना था कि ये काउंटेबल कब होगा, मतलब कब कौन से फंक्शन के लिए काउंटेबल हो जाएगा। और हम जानते हैं कि कोई सभी, जैसे कि आपको सेट को अगर काउंटेबल प्रूफ करना है, ठीक है, किसी भी सेट को अगर आपको काउंटेबल प्रूफ करना है तो उसको आप नेचुरल नंबर के साथ उस सेट को, जो आपको सेट दिया गया है, उसमें एक 1 1 on 2 फंक्शन डिफाइन करा दीजिए, एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करा दो जो 1 1 on 2 हो, तो फिर वो जो सेट है, ये जो सेट एस है, वो आपको क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में तो पहले ही इसको बोल दिया कि सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो मेरे को तो कोई सा भी फंक्शन दे दो मैं उसको करा लूँगा, कुछ इस प्रकार से ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि अजीब टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, तो कहीं ये विलोपित ना हो जाए, ठीक है। तो अगर विलोपित नहीं होगा तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं कि क्या इसका आने वाला है। तो अगर आप इसको इस प्रकार से लेकर चलोगे तो बस आपको ये चेक करना है कि जो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है उनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो 1 1 on 2 फंक्शन होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपको दिया गया है n when n is even और -n when n is odd, ठीक है। जब आप इवन लोगे तो n मिलता है, ऑड लोगे तो -n मिलता है। तो क्लियरली दिख रहा है कि जब मैं 1, देखिए मेरे पास 1 लेने पे 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 लेने पे -1 आएगा, 2 लेने पे 2 आएगा,
3 लेने पे -3, 4 लेने पे 4 आ रहा है। तो मेरे पास देखिए 1 कभी आएगा क्या इमेज के तौर पे? 1 कभी नहीं आ रहा है। 1 यहाँ पर कहाँ आया कभी भी, ठीक है, 1 नहीं आएगा, 5 नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, मतलब जितने भी ऑड में पॉजिटिव हैं कभी नहीं आ रहे हैं, और इवन में निगेटिव नहीं आ रहा है, तो ये कभी भी फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए ये ऑप्शन आपका डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप बना सकते हो, आपको दिया गया था n/2 और है यहाँ पर n-1/2, इसको भी आप चेक कर सकते हो। देखिए इवन लेने पे हाफ मिलता है, मतलब n/2 मिलता है, तो इवन ले जैसे मैं 2 लूँगा तो 2 कहाँ मैच करेगा? 1 पे। 4 लूँगा तो 2 पे जाएगा, 6 लूँगा तो वो 3 पे जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही जब मैं ऑड लेता हूँ, जैसे 1 लूँगा तो वो 0 पे मैप हो गया, 2 ले रहा हूँ तो वो कहाँ पर मैप हो रहा है? सॉरी ऑड लेना, 3 ले रहा हूँ, अगर मैं 3 ले रहा हूँ तो 1 पे मैप हो जा रहा है। तो ये तो मैनी वन फंक्शन हो गया, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स एक, जैसे कि 3 1 पे जा रहा है, 2 भी 1 पे जा रहा है, तो ये क्या हो, ये तो 1 1 ही नहीं है, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया आपका, ठीक है। सी देखते हैं। अच्छा सॉरी, ये सी ऑप्शन था, गलती से मैंने बी ऑप्शन बोल के बता दिया, ये सी ऑप्शन था। मैं बी को देखता हूँ, ये बोला है ये तो n = n बोल दिया, तो ये तो आइडेंटिटी फंक्शन की बात कर रहा है। आइडेंटिटी फंक्शन लोगे तो 1 हो जाएगा 1 पे, 2 जाएगा 2 पे, ठीक है, 3 चले जाएगा 3 पे। तो निगेटिव नंबर, देखिए सेट ऑफ इंटीजर्स दिया गया, तो निगेटिव नंबर तो किसी के इमेज ही नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है। तो अगेन ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, तो ऑप्शन ए बी सी आपका डिस्कार्ड हो जाएगा, और डी जो दिया गया है ऑप्शन क्लियरली दिख रहा है कि 1 1 ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आप बनाओगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर भी मेरे को लग रहा है कि इसको कहीं भी अपन द्वारा विलोपित ना कर दिया जाए, नहीं तो लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अगेन आपका ये बहुत ही मीडियम क्वेश्चन है, मीडियम में इजी भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको कराया हुआ है। दिक्कत क्या होता है ना, जैसे कि क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बोल दिया कि आर डी इज़ अ यूजुअल मीट्रिक, तो आदमी के दिमाग में आ जाता है कि यार मीट्रिक स्पेस का क्वेश्चन है, पता नहीं इसमें किस प्रकार से रिजल्ट लगेगा, ये सोच के स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं या ट्राई नहीं करते। अब क्वेश्चन आगे तो पढ़ो, आगे क्या दिया गया है, आगे बोल रहे हैं फंक्शन आर से आर में दिया गया है सच दैट f(x) = x²। अब ये फंक्शन x² दे दिया। अब इसके बारे में पूछ रहे हैं कि फंक्शन आपको कंटिन्यूअस होगा कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, बस इतना आपको चेक करना है। तो हम जानते हैं भाई f(x) = x², सिंपल से ये आपका फंक्शन दिया गया है x²। ये फंक्शन किस प्रकार से, इस प्रकार से रहता है फंक्शन, ठीक है। क्लियरली भाई ये तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, कहीं पर भी इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होती, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। सेकंड आपको क्या देखना है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी चेक करनी है ना। तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करते हो आप, हम जानते हैं कि यदि फंक्शन का डेरिवेटिव बाउंडेड हो जाए, ठीक है, तब वो फंक्शन क्या होता है, यूसी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए आर से आर में दिया गया है, और इसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है कि जो x² फंक्शन है वो आर के किसी भी फाइनाइट लेंथ के इंटरवल पे ही आपका यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है, पूरे आर पे कभी भी वो कंटिन्यूअस यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, f इज़ कंटिन्यूअस बट नॉट यूनिफॉर्मली, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो बस एक दो रिजल्ट के तौर पर आप इसको आसानी से बना सकते थे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ये आपके पास दिया गया है इफ़ सी एंड डी फॉर्म्स अ सेपरेशन ऑन एक्स एंड वाई इज़ कनेक्टेड सबसेट ऑफ एक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अब ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने इसका रिजल्ट और इसका डेफिनेशन अच्छे से पढ़ा है तभी आप इसको बना पाओगे, नहीं तो ये भी आपका टफ क्वेश्चन है। तो देखिए ध्यान देंगे, आपको बोला गया है सी और डी कैसे सेपरेटेड है ऑफ एक्स, ठीक है, सेपरेशन ऑफ एक्स, एंड y इज कनेक्टेड सबसेट ऑफ x, y क्या है, कनेक्टेड सबसेट है। तो इसका रिजल्ट होता है कि y इंटरसेक्शन c जो है इसको इस प्रकार से देखा जाता है, c या तो इंटायरली y में होगा या फिर d इंटायरली y में होगा, इस प्रकार से इसको देखा जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन को देखने के बाद मेरे को लगा कि यार ऑप्शन बी और सी तो एकदम एक जैसे है। फिर ध्यान आया नहीं, उसमें तो एंड और दिया गया है, और रिजल्ट क्या होता है, और के फॉर्म में होता है, ठीक है। या तो सी टोटली वाई में कंटेंट होगा या तो डी वाई में कंटेंट होगा, ये होता है इसका रिजल्ट। तो यहाँ पर और वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अगेन आपका बहुत ही एक एवरेज मीडियम क्वेश्चन दिया गया है। और मैं जैसे कि आपको बार बार बोलता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को नेट और सेट का जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन उठा के दिया गया है, ठीक है। दिया गया सीरीज a की पावर log n, ये जो है ये कन्वर्जेंट कब होगा, ठीक है। और a के ऊपर कंडीशन दिया गया है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रिजल्ट यूज़ करना है। जैसे कि अगर x की पावर log y दिया गया, जैसे आप लिख सकते हो y की पावर log x, ये आपका रिजल्ट होता है। पहले हम लोग इस रिजल्ट का यूज़ करेंगे, क्योंकि जितना भी हम रिजल्ट जानते हैं वो n के ऊपर रहता है, ठीक है, a के ऊपर नहीं रहता है। तो पहले तो मेरे को इसको n को बेस में लाना है, तो ये हो जाएगा n की पावर log a। सबसे पहला काम तो मैंने ये कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ,
अपॉन करके लिखता हूँ तो ये हो जाएगा n की पावर में माइनस लॉग a। इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ इसको। क्लियर है? इसे और कैसे लिखा जा सकता है, ध्यान देंगे, 1 n की पावर लॉग माइनस जो है उधर चली जाएगी, इसको ऐसा लिख सकते हो 1 अपॉन n की पावर लॉग a की पावर -1। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये किस प्रकार से हो जाएगा, log 1/a, इस प्रकार से। ठीक है, तो इतना काम आपको पहले करना था। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है हमको, देखिए अब आप इसको ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं ये पी सीरीज टेस्ट टाइप से दिख रहा है। ठीक है, पी सीरीज टेस्ट क्या बोलता है, 1 अपॉन n की पावर जो p है वो कन्वर्जेंट कब होता है, जब p का मान 1 से बड़ा हो तब वो कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पर कन्वर्जेंट पे ही पूछा था तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए रिजल्ट इसको आपको कंपेयर करना है किसे, 1 अपॉन n की पावर p से। ठीक है, और p का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए तब कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, p का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट स्ट्रिक्टली बड़ा होना चाहिए। तो इसको कंपेयर कर लो आप, log 1 अपॉन a स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। इसको जब आप वो करोगे तो 1 अपॉन a इज़ ग्रेटर देन e आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, इसमें अब हम लोग और क्या कर सकते हैं, e को नीचे ले आओ तो 1 अपॉन e इज़ ग्रेटर देन a, इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, तो a इज़, इसको और कैसे लिखा जा सकता है, a इज़ लेस देन 1/e। ठीक है, और उसमें साथ में जोड़ सकते हैं कोई 0 से बड़ा हो। क्लियरली भाई, क्योंकि लॉग का काम चल रहा है तो 0 से बड़ा लेना पड़ेगा। ठीक है, ए का वैल्यू हमको क्या लेना पड़ेगा, 0 से बड़ा। तो ये वाला आ जाएगा आपका मेन कंडीशन कन्वर्जेंट के लिए। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान देंगे डी भी दिया गया है, इक्वालिटी ध्यान रखना, p इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होता है, इक्वालिटी नहीं रहती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अगेन आपके पास यहाँ पर कनेक्टेड कॉम्पैक्ट का ही एक मिला जुला क्वेश्चन दिया गया है। आपको फाइंड करना है, सेट दिया गया है सिंगलटन 0 और यूनियन 1/n व्हेन n बिलोंग्स टू इंटीजर z प्लस का मतलब क्या है, आपको 0 छोड़ के 1 2 3 से लेके चलना है। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर भी बोल सकता था वो। ठीक है, तो अब इसमें आपको बताना है कि सेट कैसा है, कॉम्पैक्ट होगा, नॉन कॉम्पैक्ट होगा, कनेक्टेड है, इस सब चीज़ों के बारे में बात करना है। तो इसको आप लिख के देख लीजिए। देखिए जो सेट आपको मिल रहा है उसमें क्या मिल रहा है, आपको 0 मिलेगा, 1 1/2 1/3 1/4, इस प्रकार से आपको सेट मिल रहा है। ठीक है, जब आप इसको रियल लाइन में प्लॉट करोगे तो किस प्रकार से मिलेगी, ये आपका 0 है, ये 1 है, 0 मिला आपको, 1 मिला, फिर आप हाफ चले गए। ठीक है, हाफ, फिर 1/3, ऐसा करते 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 वो कहाँ जा, 0 की तरफ जा रहे हो, 0 की तरफ एकदम डेंस हो गया है। अब देखिए कनेक्टेड का मतलब क्या होता है, सॉरी कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट का मतलब होता है क्लोज्ड एंड बाउंडेड, क्लोज्ड एंड बाउंडेड। ठीक है, कनेक्टेड का मतलब होता है क्लोज्ड एंड बाउंडेड। तो ये जो हमारा सेट दिया गया है वो क्लियरली दिख रहा है कि 0 1 के बीच में है, तो सेट बाउंडेड तो हो गया, बाउंडेड में तो कोई दिक्कत नहीं है, सेट हमारा बाउंडेड हो गया। अब क्या ये क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड के लिए मतलब क्या होता है, इट कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। तो इस सेट के पास कौन सा लिमिट पॉइंट है, सिर्फ और सिर्फ 0 ही एकमात्र लिमिट पॉइंट है, 0 की तरफ वो डेंस है, 0 एक लिमिट पॉइंट है और 0 भी आपके सेट के पास है। ठीक है, तो सेट कैसा हो जाएगा आपका, क्लोज्ड भी हो जाएगा। सो आपका ये जो सेट है वो क्लोज्ड एंड बाउंडेड हो गया, दैट मीन्स कॉम्पैक्ट हो गया। तो क्लियरली आप ऑप्शन ए को टिक मार सकते हो। ठीक है, तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो इस प्रकार से आज के वीडियो लेक्चर में हमने 10 प्रश्नों को सॉल्व किया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। किसी भी प्रश्न से संबंधित अगर आपको डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर वहाँ पर क्वेश्चन डिस्कशन कर सकते हैं। किसी भी प्रश्न से संबंधित अगर आपको कोई सुझाव देना है कि मैंने यहाँ पर कहीं मिस्टेक किया है तो भी आप हमारे ग्रुप में जुड़ के वहाँ पर अपना विचार रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अगेन आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।